Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is 2020 English series with practice set 35. Please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel and press the bell icon. Question number 1. Words from which language began to enter English vocabulary around the time of the Norman conquest in 10,066? This is French language. Question is that कि किस लैंग्वेज से जो वर्ड्स है वो एंट्री करने लग गई थी इंग्लिश वोकेबुलरी में कब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के टाइम 10,066 में। तो एक्चुअली यू बेटर नो दैट कि जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट था वो नॉर्मल जो लोग थे वो फ्रेंच लोग थे। तो इन लोगों ने कॉन्क्वेस्ट किया था 10,066 के अराउंड। तो उस समय जब ये लोग फ्रेंच थे नॉर्मल लोग और इन लोग की एंट्री होती है इंग्लैंड में, तो अपने साथ जो भी फ्रेंच कल्चर है, लैंग्वेज से ट्रेडिशन है उसको लेकर आते हैं। तो दैट इज वाई जो इंग्लिश वोकेबुलरी है उसमें फ्रेंच जो लैंग्वेज के वर्ड्स है उसकी एंट्री होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. विच हीरो मेड हिज earliest appearance in Celtic literature before becoming a staple subject in French, English and German literature? Its author. Question is here that कि which hero made his earliest appearance? तो जो सेल्टिक लिटरेचर था, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन लिटरेचर में जो सब्जेक्ट होने से पहले सेल्टिक लिटरेचर में वो कौन था जो हीरो के रूप में अपीयर हुआ? तो दैट इज ऑर्थर। तो ऑर्थर के साथ क्या था, ये जैसे फ्रेंच और इंग्लिश, फ्रेंच है, इंग्लिश है, जर्मन लिटरेचर है, तो इनके हीरो बनने से पहले ये सेल्टिक लिटरेचर में हीरो बन गए थे और फिर उसके बाद इनको जगह मिली फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन लिटरेचर में। क्वेश्चन नंबर 3. Toward the close of which century did English replace French as the language of conducting business in parliament and in court of law? It was 14th century. तो कौन सी सेंचुरी थी जब इंग्लैंड में क्या हुआ था? एक्चुअली यू बेटर नो दैट कि जब नॉर्मल लोग आए इंग्लैंड में तो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज बहुत ज्यादा होने लग गया था। तो 14th सेंचुरी के पहले तक इंग्लैंड में फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत ज्यादा रोल था। एवरीथिंग वाज हैपनिंग इन दिस लैंग्वेज। तो क्या होता था, जो पार्लियामेंट है, फिर बिजनेस, कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब इस तरह के जो भी ऑफिशियल वर्क्स होते थे वो फ्रेंच लैंग्वेज में हुआ करता था, सारे ऑफिशियल वर्क्स वगैरह। बट इट वाज 14th सेंचुरी व्हेन इंग्लिश रिप्लेस्ड फ्रेंच। तो 14th सेंचुरी में इंग्लिश लैंग्वेज ने क्या कर दिया, फ्रेंच लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया। और इसका क्रेडिट किसको जाता है? जोफ्री चौसर को, जिन्होंने ईस्ट मिडलैंड की जो लैंग्वेज थी इंग्लैंड में उसे इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में क्या करना स्टार्ट कर दिया, यूज करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से इंग्लिश जो है धीरे धीरे एक लैंग्वेज के रूप में आने लग गई। और बिफोर इंग्लिश व्हाट हैपेंड इन इंग्लैंड, बहुत सारे डायलेक्ट बोले जाते थे। तो पूरे इंग्लैंड में अलग अलग तरह के डायलेक्ट बोले जाते थे। बट सारा क्रेडिट जोफ्री चौसर को जाता है, जिन्होंने 14th सेंचुरी में इंग्लिश को यूज करना शुरू कर दिया था। और इंग्लिश कौन सी लैंग्वेज थी? ईस्ट मिडलैंड की लैंग्वेज थी। फिर जैसे इन्होंने शुरू करना स्टार्ट किया अपने लिटरेचर में ईस्ट मिडलैंड की लैंग्वेज को एज इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में यूज करना शुरू किया, वहीं से फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो इंग्लैंड के पार्लियामेंट से रिप्लेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4. Who would be called the English Homer and the father of English poetry? तो किसे इंग्लिश होमर के नाम से जाना जाता है और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? तो दैट इज नन, इट्स ओनली जोफ्री चौसर। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री तो सब लोग जानते हैं कि जोफ्री चौसर है, बट ये भी आप लोग जान लीजिए कि इंग्लिश होमर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जोफ्री चौसर को। क्यों इंग्लिश होमर के नाम से जाना जाता है? बिकॉज इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज्यादा है और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू राइट इन इंग्लिश। और इन्हीं को क्रेडिट जाता है इंग्लिश को लैंग्वेज के रूप में लाने का। ये अलग बात है कि आगे चल के शेक्सपियर ने अपने लिटरेचर के माध्यम से, अपने वर्क, लिटरेरी वर्क के माध्यम से उसे इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत आगे बढ़ाया। बट स्टार्ट तो करने वाले पर्सन जोफ्री चौसर ही थे।
क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज वेलम परचमेंट मेड ऑफ एनिमल स्किन? वेलम क्या होता है? परचमेंट होता है जो एनिमल स्किन से बना होता है। तो याद रखेंगे वेलम ये परचमेंट है और ये एनिमल स्किन से बना होता है, तो दिस इज कॉल्ड वेलम। क्वेश्चन नंबर 6, ओनली a small proportion of medieval books is survived, large numbers having been destroyed in the dissolution of the monasteries in the 1530s। medieval books जो लिखे गए थे इंग्लैंड में, उसमें से ज्यादातर बुक जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे, कुछ ही बस बचे थे। तो जो डिस्ट्रॉय हुए थे वो कब डिस्ट्रॉय हुए थे? जब 1530s के दौरान मोनास्ट्रीज के डिसोल्यूशन हुआ, तो उसी समय। तो याद रखेंगे मेडिवल बुक्स में बहुत सारे बुक्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे 1530s के समय मोनास्ट्रीज के डिसोल्यूशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, What is the first extended written specimen of Old English? तो Old English का first written specimen क्या था? A code of laws promulgated by King Ethelbert। तो सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश में लिखा जाने वाला जो भी वर्क प्राप्त है प्रेजेंट में, तो दैट इज किंग एथलबर्ट द्वारा जो लॉज कोड ऑफ लॉज प्रेजेंट किए गए थे वही, यानी कि किंग एथलबर्ट ने कोड ऑफ लॉज जो प्रेजेंट किए थे वही ओल्ड इंग्लिश का फर्स्ट एग्जांपल या स्पेसिमेन है। क्वेश्चन नंबर 8, इन एंग्लो सेक्सन heroic poetry what is the fate of those who fall to observe the sacred duty of blood vengeance, everlasting shame? Here is question from Anglo-Saxon heroic poetry। तो Anglo-Saxon heroic poetry में उन लोगों का फेट क्या होता है जो लोग ब्लड वेंजेंस की सेक्रेड ड्यूटी को ऑब्जर्व करते थे। तो देयर फेट वर everlasting shame। याद रखेंगे everlasting shame उनका फेट होता था। क्यों? बिकॉज दे वर वॉचिंग और ऑब्जर्विंग द ब्लड वेंजियंस ऑफ सेक्रेड ड्यूटी ऑफ ब्लड वेंजियंस। क्वेश्चन नंबर 9, Christian writers like the Beowulf poet looked back on their pagan ancestors with admiration and elegiac sympathy। तो देखिए बियोल्फ के जो पोएट थे that is unknown but it has been said that कि बियोल्फ के जो पोएट थे उनके जैसे जो क्रिश्चियन राइटर्स हुआ करते थे वो अपने पैगन जो एंसेस्टर्स थे उनका एडमायर करते थे और उनके लिए जो सिंपैथी है वो प्रेजेंट करते थे। तो याद रखेंगे बियोल्फ it is the name of a book written by an unknown poet। तो याद रखेंगे बियोल्फ लिखने वाले जो पोएट थे और उनके तरह जो दूसरे क्रिश्चियन राइटर्स थे वो अपने पैगन एंसेस्टर्स को देखा करते थे एडमिरेशन और एलिजिक सिंपैथी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, द यूज ऑफ वेल रोड फॉर सी एंड लाइफ हाउस फॉर बॉडी आर एग्जांपल ऑफ व्हाट लिटरेरी टेक्निक पॉपुलर इन ओल्ड इंग्लिश पोएट्री एट्स कीनिंग? द यूज ऑफ वेल रोड, देखिए सी के लिए वेल रोड और बॉडी के लिए लाइफ हाउस का यूज किया जाता था। तो ये एक तरह का लिटरेरी टेक्निक हुआ करता था, बहुत ही पॉपुलर लिटरेरी टेक्निक था ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में। तो दिस इज कॉल्ड कीनिंग। याद रखेंगे क्या करते थे, डायरेक्ट सी वर्ड ना यूज करके वेल रोड यूज किया करते थे और डायरेक्ट बॉडी ना यूज करके लाइफ हाउस यूज किया करते थे। तो ये एक स्टाइल था, लिटरेरी टेक्निक था ओल्ड इंग्लिश का और एट द टाइम ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था इस तरह का टेक्निक। तो इस तरह के टेक्निक को कहा जाता है कीनिंग। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statements are accurate description of old English poetry? तो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री को लेकर कुछ फैक्ट्स हैं, तो उनके फीचर्स देख लेते हैं। इट्स फॉर्मल एंड डिग्निफाइड यूज ऑफ स्पीच वाज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एवरीडे यूज ऑफ लैंग्वेज। तो जो एवरीडे लैंग्वेज में यूज हुआ करता था उससे इसमें ओल्ड इंग्लिश में क्या होता था, अलग थोड़ा सा होता था। तो जो फॉर्मल और डिग्निफाइड यूज होता था स्पीच में दैट वाज क्वाइट डिफर फ्रॉम द एवरीडे यूज ऑफ लैंग्वेज
at the time in England. Irony is a mode of perception as much as it was a figure of speech. और आयरनी का यूज फिगर ऑफ स्पीच के रूप में तो किया ही जाता था, परसेप्शन के मोड के रूप में भी। तो याद रखेंगे आयरनी का यूज मोड ऑफ परसेप्शन के साथ साथ फिगर ऑफ स्पीच दोनों के लिए इक्वली यूज किया जाता था। इट्स एडियम रिमेन्ड रिमार्केबली यूनिफॉर्म फॉर नियरली 3 centuries। और ओल्ड इंग्लिश में जो एडियम वगैरह यूज किए जाते थे वो 3 centuries तक बिल्कुल यूनिफॉर्म हुआ करता था, मीन्स सब लोग इक्वली यूज करते थे। तो ये सारे फीचर्स हैं ओल्ड इंग्लिश के। क्या क्या है, फॉर्मल और डिग्निफाइड जो यूज होता था स्पीच का वो एवरीडे लैंग्वेज से अलग होता था। आयरनी का यूज होता था, तो आयरनी का यूज दो रूप में होता था, फिगर ऑफ स्पीच के रूप में तो होता ही था, मोड ऑफ परसेप्शन के रूप में भी होता था। और जो इडियम वगैरह यूज होते थे, इडियम फ्रेज वगैरह जो यूज होते थे ओल्ड इंग्लिश में, वो करीब 3 सेंचुरी तक यूनिफॉर्म रहा। Now question number 12, which describes litote, a favorite rhetorical device in Old English poetry? Litote is a literary device और ये ओल्ड इंग्लिश में बहुत ज्यादा इसका यूज होता था ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में लिटोट का। तो इसका यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्चुअली व्हाट इज लिटोट। द लिटोट इज आयरनिक अंडरस्टेटमेंट, मतलब किसी चीज को आयरनिक वे में उसकी वैल्यू को डिग्रेड करके बताना। याद रखेंगे ओल्ड इंग्लिश में लिटोट का बहुत ज्यादा यूज होता था। इट इज अ रिटोरिकल डिवाइस और इसका मतलब है कि आयरनिक अंडरस्टेटमेंट, यानी कि किसी चीज को बहुत डिग्रेड करके आयरनिक वे में प्रेजेंट करना। क्वेश्चन नंबर 13, विच लैंग्वेजेस वर कोएग्जिस्टेड इन एंग्लो नॉर्मन इंग्लैंड। तो एंग्लो नॉर्मन टाइम पीरियड में कौन कौन से लैंग्वेज यूज हुआ करते थे इंग्लैंड में, तो दैट इज लैटिन, फ्रेंच, सेल्टिक। तो याद रखेंगे फ्रेंच हुआ, जर्मन हुआ, इंग्लिश हुआ, उसके पहले सेल्टिक का बहुत ज्यादा यूज होता था। तो याद रखेंगे ये तीनों लैंग्वेज एंग्लो नॉर्मन पीरियड में यूज होते थे इंग्लैंड में, लैटिन लैंग्वेज, फ्रेंच और सेल्टिक। क्वेश्चन नंबर 14, which 12th century poets were indebted to Breton storytellers for their narratives? तो it were Mary de France, Chrétien de Troyes। तो देखिए ये पोएट है मैरी डी फ्रांस और क्रेटियन डी ट्रॉयस। ये पोएट जो थे अपने नैरेटिव्स के लिए ब्रिटेन स्टोरी टेलर्स को क्या करते थे, मतलब उन्हीं को फॉलो करते थे एक तरह से। ये दोनों पोएट क्या करते थे, ब्रिटेन स्टोरी टेलर्स जो थे अपने नैरेटिव के लिए, अपने सब्जेक्ट के लिए, अपने मैटर के लिए उन्हीं को फॉलो किया करते थे, उन्हीं के एक तरह से इमिटेट करना। तो याद रखेंगे ब्रिटेन स्टोरी टेलर्स को के क्या करते थे, ये जो पोएट्स थे अपने नैरेटिव के लिए उनको प्रति एक तरह से इंडेटेड है, कर्जदार हैं। तो मैरी डी फ्रांस है और क्रेटियन डी ट्रॉयस है। और कब के टाइम के ये लोग पोएट हैं, 12th सेंचुरी के पोएट हैं। और ये लोग कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थे ब्रिटेन स्टोरी टेलर से अपने वर्क के लिए, मैरी डी फ्रांस एंड क्रेटियन डी ट्रॉयस। Question number 15. To what did the Roman from which the genre of romance emerged initially apply? A work written in the French vernacular. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि रोमन वर्ड का मतलब क्या है, और रोमन वर्ड से ही रोमांस जो जॉनर है वो एमर्ज हुआ है। तो इसका यूज इनिशियली किस रूप में होता था, तो रोमन वर्ड का यूज इनिशियली यूज होता था a work written in the French vernacular। तो फ्रेंच वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में जो भी वर्क लिखे जाते थे, फॉर दैट रोमन वर्ड हैज बीन यूज्ड, सॉरी हैड बीन यूज्ड। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, फ्रेंच वर्नाक्यूलर में जो वर्क लिखा करते थे, फॉर दैट वर्क द वर्ड रोमन हैज बीन यूज्ड एट द टाइम। और रोमन वर्ड से ही रोमांस जेनर का क्या हुआ है, क्रिएशन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। Question number 16. Popular English adaptations of romances appealed primarily to the lower orders of the nobility. जो पॉपुलर इंग्लिश एडाप्टेशंस थे रोमांसेस के, वो प्राइमरली किसको यूज करते थे, द लोअर ऑर्डर्स ऑफ द नोबिलिटी।
Question number 17. What is the climax of Geoffrey of Monmouth's The History of the Kings of Britain? The Reign of King Arthur. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मॉनमाउथ के जो जॉफ्री थे, जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ का वर्क था द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। तो इसका क्लाइमेक्स से द रेन ऑफ किंग आर्थर, तो किंग आर्थर का जो शासन काल था, दैट वाज द क्लाइमेक्स ऑफ जॉफ्री मॉनमाउथ्स द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 18. Ancrian Rival is a manual of instruction for women who have chosen to live as religious recluses. तो यहाँ पे याद रखेंगे एक्रिन रिवॉल करके एक मैनुअल है जो कि इंस्ट्रक्शन है, और इसमें किस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसमें जो इंस्ट्रक्शन एक्रिन रिवॉल में दिया गया है वुमेन के लिए दिया गया है, और किन वुमेन के लिए, किस तरह के वुमेन के लिए, तो उन वुमेन के लिए जो चूजिंग टू लिव एज रिलीजियस रेक्लूस, जिन्होंने रिलीजियस रेक्लूस के रूप में अपनी लाइफ को जीना सिलेक्ट किया है। तो उन वुमेन को लेकर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे वो दिए गए थे एक्रिन रेवल मैनुअल में। तो ये एक मैनुअल वर्क है, हैंड रिटन वर्क है एक्रिन रेवल, और इसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे वुमेन के लिए हु हैव चूजिंग टू लिव their life as religious recluses. Question number 19. The style of the owl and the nightingale and Acrin rival. So what about the poetry and prose written around the year 1200? They were written for sophisticated and well-educated readers. Their readers' primary language was English. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वर्क के द आउल एंड द नाइटिंगेल, और सेकेंड वर्क है एक्रिन रिवल। तो इनके जो स्टाइल थे, ठीक है, वो बताते हैं पोएट्री एंड प्रोज के बारे में जो 1200 में लिखे गए थे, कि 1200 के पोएट्री और प्रोज कैसे होते थे। तो इन दोनों वर्क से हमें पता चलता है कि 1200 के टाइम में पोएट्री और प्रोज जो इंग्लैंड के हुआ करते थे, दे वर रिटेन फॉर एंड वेल एडुकेटेड रीडर। तो वो सोफिस्टिकेटेड और वेल एडुकेटेड रीडर्स के लिए लिखे जाते थे। 1200 के पोएट्री और प्रोज हुआ करते थे, और साथ में 1200 पोएट्री और प्रोज के टाइम के जो रीडर्स होते थे उनका प्राइमरी लैंग्वेज क्या होता था, इंग्लिश होता था। तो जो भाई एजुकेटेड होते थे उनकी लैंग्वेज इंग्लिश होती थी, अदरवाइज 1200 में कहाँ इंग्लिश पॉपुलर लैंग्वेज होता था, वो तो चौसर की यूज के बाद इंग्लिश पॉपुलर हुआ और कॉमन लोगों का लैंग्वेज बना। बिफोर चौसर ये जो लैंग्वेज था इंग्लिश, वो सिर्फ एडुकेटेड लोगों का था। तो याद रखेंगे द आउल एंड द नाइटिंगेल और एक्रिन रिवल के जो स्टाइल है उसे हमें पता चलता है कि 1200 के पोएट्री और प्रोज किस तरह के होते थे। तो 1200 के जो प्रोज और पोएट्री हुआ करते थे वो सोफिस्टिकेटेड और वेल एडुकेटेड रीडर्स के लिए हुआ करते थे, उन्हीं के लिए लिखा जाता था, और उनका जो प्राइमरी लैंग्वेज हुआ करता था दैट वाज इंग्लिश। Question number 20. In addition to Geoffrey Chaucer and William Langland, the flowering of Middle English literature is evident in the works of their writer, the Gawain poet. तो कहा जा रहा है कि जॉफ्री चौसर और विलियम लैंगलैंड के अलावा जो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को फ्लावरिंग करने का, यानी कि उसे आगे बढ़ाने का जो क्रेडिट जाता है वो किस राइटर को जाता है, तो दैट गोज टू द गेवन पोएट। तो गेवन पोएट जो हुआ करते थे उनका तो रोल था मिडिल इंग्लिश लिटरेचर में। तो जॉफ्री चौसर और विलियम लैंगलैंड के साथ साथ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर को आगे बढ़ाने का क्रेडिट जाता है द गेवन पोएट को। With this question I am ending this video. As we have discussed very important facts in this video, तो please वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe the channel. Thanks for watching. Be happy and keep smile.